जय हिंद। पहला अपडेट यह है कि जो इकोनॉमिक डी डे मंडे को होना था, वो पहले 1800 आवर्स जीएमटी पे होना था। मतलब भारतीय समय अनुसार रात को 11:30 बजे, आज रात को। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि उसको 1 घंटा एडवांस कर दिया गया है। वो अब 1700 आवर्स जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम पे है, मतलब भारतीय समय अनुसार आज रात को 10:30 बजे। इसका मतलब कि अमेरिका ये जो डिक्लेरेशन करने वाला था, इसकी अर्जेंसी को वो समझ रहा है और इसके इम्पैक्ट को भी वो एसेस करना चाहता है। इसीलिए ज्यादा टाइम अमेरिका में अभी सवेरा हो रहा है, ईस्ट कोस्ट पे हो चुका है, वेस्ट कोस्ट हो रहा है। तो उनके ड्राफ्ट्स रेडी होंगे और हमें कुछ डिटेल्स की उम्मीद है कि ये किस किस्म का सैंक्शन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पिछले 40 से ज्यादा वर्षों से इस तरह के सैकड़ों सैंक्शंस ईरान पे अमेरिका ने ऑलरेडी लगा रखे थे। अगर आप उनकी डिटेल्स में जाएंगे तो कई पन्नों में हर किस्म का सैंक्शन अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाया हुआ था। और असलियत क्या है, ये रजा साहब अभी ईरान में काफी लंबा वक्त गुजार के आए हैं, वो बताएंगे। लाइफ एज यूजुअल 28 फरवरी से पहले की अगर बात करें तो अमेरिकी सैंक्शंस का ईरान की अर्थव्यवस्था पे या वहां के आम साधारण जीवन पे कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था। इसके कई कारण। पहला, कि सैंक्शंस तो लगा दिए थे, लेकिन सैंक्शंस के एग्जीक्यूशन में अमेरिका की अलग अलग सरकारों ने बहुत ढुलमुल रवैया इख्तियार किया। इंक्लूडिंग, हमें पता है जेसीपीओए जब बाइडेन के समय में हुआ था, बाइडेन से पहले, उस वक्त बहुत मेजर अमाउंट ऑफ कैश अमेरिका ने खुद से ईरान को भेजा था, thereby undoing the impact of the earlier sanctions। तो ऐसे कई चीजें, एक अमेरिका की तरफ से रवैया रहा है, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग तरह से इन सैंक्शंस को हैंडल किया है, मैनेज किया है। दूसरा, ईरान ने इन सारे सैंक्शंस का कोई ना कोई तोड़ निकाल रखा था। अगर सैंक्शन थे ऑयल पे कि नहीं बेच सकते हैं, तो उन्होंने मिड सीज में, हाई ओशंस में, समुद्री जहाजों में ऑयल की अदला बदली करके, दूसरे फ्लैग के जहाज से दूसरे फ्लैग पे करके, और अपने मेजर बायर, जिसमें से कि एक चाइना भी है, वहां तक लगातार पहुंचाया है और इसके बदले में उन्होंने पैसे लिए हैं। तीसरा, उन्होंने बहुत ब्लैक मार्केटिंग ऑयल की करी है। और उसके बाद कई मामलों में उन्होंने इन सैंक्शंस को वायलेट करने के लिए ईरान ने बार्टर ट्रेडिंग की है कि हम कुछ सामान देंगे, आप उसके बदले में हमें सामान दें। तो जहां बैंकिंग सिस्टम को इवेट कर दिया। इन वजहों से पिछले 4 दशकों से ज्यादा, ऑलमोस्ट 5 दशक तक, अमेरिकी सैंक्शन जो कि बहुत ही वृहद थे, ईरान पे कोई मेजर डेंट नहीं डाल पाए। अब ये स्कॉट बेसेंट, ट्रेजरी ऑफ स्टेट अमेरिका, जो आज अनाउंस करेंगे अगले 3-4 घंटों के बाद, उसमें ऐसा क्या ही होगा? मेरे हिसाब से इसमें एक फॉलो अप होगा कि सैंक्शंस लगेंगे, उन सैंक्शंस के जब वायलेशंस देखे जाएंगे तो सेकेंडरी सैंक्शंस, जिसके पिछले कुछ महीनों से लगातार बेरसेट बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। अगर हमने बोला ईरान तेल नहीं बेचेगा, तो ईरान से तेल खरीदने वाली देशों पे एडिशनल सैंक्शंस लगाए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ टैरिफ या इन फॉर्म ऑफ अदर बैरियर्स। एक वो मेजर चांस है। दूसरा, इनके जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं उसकी और गहन मॉनिटरिंग। लेकिन एक बात आपके दर्शकों को, हम सबको ये समझनी पड़ेगी, ये जो डी डे मतलब डिसीजन डे या डूम्स डे, जो भी अमेरिका कहना चाह रहा है, इकोनॉमिक डी डे में डी को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट जनरली वो एक अनदर डे, मिलिट्री पार्लेंस में उसको अनदर डे की तरह मानते हैं। हम उसको डूम्स डे मान के चल रहे हैं कि शायद वो इकोनॉमिक डूम करेगा ईरान की अर्थव्यवस्था का, इसलिए डी डे। इसमें और मेजर क्या अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, इसके लिए हमें फिंगर्स क्रॉस रखने पड़ेंगे। और इससे ज्यादा जरूरी होगा यह देखना कि ये जो सैंक्शंस आज अनाउंस होंगे, एपरेंट है कि पहले के सैंक्शंस के ओवर एंड अबव होंगे। तो ओवर एंड अबव ये क्या ही निकाल लाएंगे, वो देखना होगा। और उस पे जो दो दूसरे मेजर प्लेयर्स हैं ईरान के साथ खड़े रहे, जो चाइना एंड रशिया, जो कि मेजर मार्केट्स हैं, इनकी डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी है ईरान से थ्रू रशिया का डायरेक्ट, और चाइना का भी थ्रू अनदर फ्रेंडली कंट्री डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो
इस कनेक्टिविटी के जरिए जो भी इंपॉर्टेंट साजो सामान ईरान को चाहिए होगा, उसको अमेरिका कैसे रोकेगा? ये भी एक इंटरेस्टिंग, पहले तो इन देशों का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी पोस्टरिंग की है, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है आज कि हम सारे रिक्वायर्ड कदम उठाएंगे अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वेलफेयर के लिए। मतलब अगर हम चाइना से ईरान से तेल खरीदते हैं या कुछ और खनिज पदार्थ या खाद्यान्न या कुछ मिनरल्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, तो उसको अमेरिका रोक नहीं सकता। अगर रोकेगा तो हम करेक्टिव मेजर्स, मतलब उसको कैसे स्टॉल करना है इस प्रोसीजर को। तो रशिया और चाइना का रिस्पॉन्स भी हमें देखना पड़ेगा आफ्टर दिस डिक्लेरेशन, जो अभी कुछ घंटों में होने वाली है। जी बिल्कुल। हकीम रजा जी के पास चलते हैं। सर, और कड़ा किया जा रहा है अमेरिका की ओर से ईरान पर लगे प्रतिबंधों को। ईरान कैसे इनका सामना करेगा, जबकि वहां की स्थिति आर्थिक तौर पर ठीक नहीं बताई जाती है पिछले कई महीनों से। नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, एक तकरीबन यूं समझिए कि ऑलमोस्ट 47 ईयर्स यानी 45 साल से भी ज्यादा सैंक्शंस तो कंटिन्यूअसली हैं। अभी तक तो कोई सैंक्शंस में कोई प्रॉब्लम आया नहीं। ये कंटिन्यू डे बाय डे एवरी ईयर वो बढ़ाता जा रहा है। इससे पहले के प्रेशर टैक्टिक्स भी क्या है, 2018 के बाद इंडिया से भी ये क्या कि आप ऑयल नहीं ले सकते, तो इंडिया भी 19 के बाद वो भी बंद कर दिया। इसी तरह कई कंट्रीज को उसने प्रेशर डाला है और रोका हुआ है। इसमें क्या है, चाइना और रशिया ये दो बड़े कंट्रीज होते हैं। इंडिया के बाद, इंडिया के साथ साथ चाइना समझिए, ये दो बड़े कंट्रीज हैं कि तकरीबन आधी दुनिया इन दोनों कंट्रीज हैं, आधी दुनिया से भी बड़ा ज्यादा समझो। तो ये दो कंट्रीज से ही जो भी होगा इन दो कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। ईरान का जो लेना, जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों भी इन दो कंट्रीज जो मेजर कंज्यूमर्स हैं ईरान के, उसमें सबसे ज्यादा जो 19 के बाद चाइना है, जो तकरीबन समझे 70 to 80% ऑयल ले रहा है और उनको जो जरूरत है चीजें वो फराहम कर रहा है। ऐसे तो इन 47 ईयर्स में जितने का सैंक्शंस डाला था ना अमेरिका, तो ईरान में पूरे का पूरा इन जनरल वहां पर जो कुछ भी जरूरत पड़ती है वो लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मसलन अभी समझो कि कोई चीज की मसलन अनाज की किल्लत आई तो बोलेंगे कि वो साल पूरे का पूरा सुप्रीम लीडर से एक ऑर्डर आएगा कि पूरा साल इसी पे काम कर जाए। इक्तिसादी की प्रॉब्लम आई तो बोलेंगे ये पूरा साल इसी पे काम करे। क्या है, एक सिस्टम है। अब जैसे कि अब यहाँ पर हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है, तो लीडर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, अपनी फोटो डाल के मुबारकबाद दें, ऐसा देते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है। कोई भी रहते कोटेशन होता है, ये साल ये करना है। कोई भी लीडर का है ना, वहां पर कोई रकम उनकी फोटो कुछ भी नहीं आती है, कोटेशन आते हैं कि हम कुछ चीज पे काम करना है। कहां पर, मतलब एजुकेशन में हम किस में माइनस हो रहे हैं। मसलन ये 50 साल ने इन्होंने देख लिया, क्योंकि पूरी दुनिया पे डिपेंड नहीं था ना, ये सेल्फ डिपेंड होना चाहिए था। मसलन कौन सी फील्ड में, मसलन हमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में काम करना, तो ये पूरी तरह ये साल काम करना है। इसी तरह इक्तिसादी में, इसी तरह आईटी बीटी, यानी पूरे फील्ड में देख लीजिए। ईरान 50 सालों में, रेवोल्यूशन के बाद 50 सालों में पूरे फील्ड्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री में यानी कि ड्रोन्स में, इसमें नहीं पीस रफ्त यानी कि आई मीन पीस रफ्त यानी कि डेवलपमेंट, यानी क्या बोलते हैं पीस रफ्त, जिस पे ज्यादा काम किया है, ऐसा कुछ इसी में नहीं है। पूरे ऑल फील्ड्स, आप जो भी फील्ड में देखिए, एजुकेशन में आप इंडिया में ही देख लीजिए। पहले क्या है, रेवोल्यूशन से पहले हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, आज हजारों की तादाद में वहां पर जाके पढ़ रहे हैं। तो यानी कि वहां पर उतना काम किए हैं, मेडिकल में हो, रिसर्च एंड साइंस में। अब यहाँ पर जो शबी बनाया गया था जो वेस्टर्न मीडिया ने, कि ईरान में मसलन लेडीज को ये प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज बाहर जा सकते नहीं, लेडीज हिजाब में रहते हैं, नहीं है। वहां पर रिसर्च एंड इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में वगैरह जो पीएचडी के इसमें जाते हैं, तो मोर देन 70% लेडीज हैं वहां पर, गर्ल्स हैं एजुकेशन में भी। तो ये वहां पर, जैसे अब यहाँ पर प्रस्ताव जा रहा है कि वुमेन्स रिजर्वेशन चाहिए पार्लियामेंट में, वहां पर पार्लियामेंट में गया था कि वुमेन्स को रिजर्वेशन दो, यानी स्टूडेंट्स लड़कियां ज्यादा हो गए, 50-50 करो। तो वहां पर बोला कि नहीं, जो पढ़ के आ रहा है, जिसको ये है, जिनका हक है वो छीन नहीं सकते, उनको जाना। तो आज भी 70% औरतें पूरे फील्ड्स में। इसी तरह मैं बता रहा हूं कि पूरे ऑल फील्ड्स में इतना डेवलप कर चुका है कि उनको बाहर से कोई डिपेंडेंट नहीं है। उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट ईरान के सराउंडिंग
तकरीबन 13 कंट्रीज से भी ज्यादा ने कैस्पियन सी को ले लेंगे तो 13 कंट्रीज से भी ज्यादा बॉर्डर्स हैं। किसको किसको कंट्रोल करेगा? और रेलवे ट्रैक चाइना को है, कैस्पियन सी रशिया को है, ऐसे पूरे इनके पूरे है ना, इससे कोई असर करने वाला नहीं है। हाँ, और ईरान ने इसके पैरेलल दिया है कि कोई भी इसे, ये डी डे बोलते हैं या आप जो भी बोलेंगे, तो इसमें कोई भी इसमें आप इस इकोनॉमिक सैंक्शंस को कोई मुल्क करेगा तो हम उसके ऊपर ये करेंगे। मसलन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई कंट्री हमारे को इसमें अमेरिका की बात मानेगा तो हम उसकी किश्ती जाने नहीं देंगे, यानी कि उसकी शिप नहीं जाने देंगे। इसी तरह बॉर्डर्स में ऐसा ही उन्होंने भी वार्निंग दे दिया है, अगर इस पे भी नहीं सुधरेंगे तो वी आर गोइंग टू स्ट्राइक। अब पूरे बॉर्डर कंट्रीज को सबको बोल दिया, अगर हमें हमारे को मसलन हमारा एयरपोर्ट बंद हुआ तो तुम्हारा एयरपोर्ट भी बंद हो जाएगा, हमारा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को तुम बंद करोगे तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दूंगा। इन्होंने अल्टीमेटम जैसे 40 दिन जंग से पहले पूरे खाड़ी देश आई मीन गल्फ नेशंस को डिक्लेयर दे दिया था कि आपके बेसेस को बंद कर दो, हम वी आर गोइंग टू अटैक। तो इसी तरह इन्होंने जो बोल रहे हैं ना, मैं ये करूंगा, ऐसा मैं इस पे करूंगा, जिस पे आप बोल रहे हैं आप देख लीजिए, देखिए कि तकरीबन 50 साल से सैंक्शंस में एक कोई भी कंट्री पूरी दुनिया भर से सैंक्शंस लगाया हुआ है, अमेरिका पूरी तरह पीछे लगा हुआ है। सिर्फ सैंक्शंस नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप देखिए ऑफिशियल बजट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ ईरान को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर कई कोशिश कर रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफर करें वहां के लीडर्स को, वहां के IRGC के लीडर्स को खरीद लेने, जैसे इराक में किए, जैसे अफगानिस्तान में किए, सब लीडर्स को, सब टॉप कमांडर्स को खरीद लिया। जैसे अब तुर्की आई मीन सीरिया में क्या हुआ, जितने कमांडर्स थे सब बिक गए। तो ये ईरान में नहीं है, वो कोशिश कर लिया कितना करना, क्या क्या करना, सब कुछ नहीं होने के बाद जितने लीडर्स थे सबको शहीद कर दिया। आपने देखा है ना, पहली जंग 40 दिन पहले जब फर्स्ट 28 फरवरी को जितने भी इंक्लूडिंग टॉप लीडरशिप, यूं समझिए कहीं भी है ना, ये UN के इसके सख्त खिलाफ है कि हेड ऑफ स्टेट को भी शहीद कर दिया। अब मसलन अमेरिकन कोई भी एक वाटिकन सिटी का जो मसलन क्रिश्चियनिटी में जैसे पॉप लीडर है, उसी तरह शियों का, मुसलमानों में शियों के लीडर थे आयतुल्लाह खामेनी, उनको ही शहीद कर दिया। तो उसके बावजूद जितना जुल्म, यानी कि एक तरफ है कितनी गुंडाइज्म, कितनी बादल, वो समझ रहा था कि इनको खत्म कर देंगे, जैसे कि वेनेजुला से प्रेसिडेंट उठा लिया, सिलेंडर हो गए। इसी तरह इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, वहां पर एक सिस्टम है, वहां पर जैसे गवर्नमेंट है उसी तरह एक पैरेलल सिस्टम है, विलायत फकी बोलते हैं, एक उसी का सुप्रीम लीडर के अंडर में वो सिस्टम है ना। जितने भी ये मॉनिटरिंग करते हैं, जितने भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, जितने भी हैं, वो उन्होंने फ्रेमवर्क बना दिया है कि ये इस पे आप बात नहीं करोगे, मिसाइल पे बात नहीं करोगे। जितने नेगोशिएशंस होते हैं उस पे कंडीशंस दे देते कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट मिसाइल में, ड्रोन्स में, ये चीज पे आप बात ही नहीं करते। बात करना है हाँ न्यूक्लियर पे बात करो, मगर हक है, यू कैन नॉट जीरो नहीं कर सकते। इसी तरह हर टाइप का है ना, जब सुप्रीम लीडर्स है, और सुप्रीम कोई भी कंट्री में एक चीज याद रख लीजिए, कंफर्ट जोन में कोई लीडर आ जाता है ना, तो वो उसको कंफर्ट चाहिए। यहां पर जितने भी लीडर्स हैं आप देख लीजिए, जितने भी, अब आयतुल्लाह खामेनी जो 40-7 साल दो पीरियड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 37 ईयर्स सुप्रीम लीडर रह चुके हैं, उसके बावजूद उनकी जिंदगी देखिए मियाना जिंदगी, आई मीन लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी है। उनके कोई बच्चे, 4 लड़के 2 लड़कियां हैं, किसी के पास ओन घर नहीं है, सब पूरे के पूरे आज भी पूरे बच्चे हैं ना एकदम लो लाइफ में गुजार रहे हैं, किसी के पास कोई संपत्ति ही नहीं है। अभी वेस्टर्न मीडिया में कुछ भी बोल रहे हैं, यानी कि उसको उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन बोलते हैं ना, वो करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, मगर एक्चुअल फैक्ट है ना किसी के पास कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जो चला रहे हैं, तो इसमें कोई आर्थिक, यानी कि अब आ रहा हूं मैं आपके सवाल की, इसमें जो इकोनॉमिक जो सैंक्शंस लगाए थे ना, इसमें कोई असर नहीं हुआ। जंग में भी 40 दिन की जंग में भी हमने देखा, जंग में कोई किसी को प्रॉब्लम होता है तो बड़े बड़े सुपरमार्केट के बाहर, कहीं भी जंग में क्या है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े सुपरमार्केट के बाहर में लगा हुआ आता है, किसको जो जरूरत है आप लेके जाओ, पैसा नहीं है चलिए हकीम। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.